हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना सेमीकंडक्टर चल रहा था। सेमीकंडक्टर में अपन ने जो पी एन डायोड था उस पी एन डायोड की इक्वेशन पढ़ ली थी। पी एन डायोड में जो करंट का मान है उसका मान निकाल लिया था। एक इक्वेशन करंट की थी, दूसरी करंट थी पोटेंशियल बैरियर की। आज पढ़ेंगे उस पी एन डायोड पर, जो पी एन डायोड है उस पर कैपेसिटेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑन पी एन डायोड। पी एन डायोड पर धारिता का प्रभाव। अब ये धारिता कहाँ से आ रही है? देखो क्या करते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया। पी टाइप, एन टाइप, परमाणुक रूप से जोड़ दिया। ये पी टाइप बन गया, ये एन टाइप बन गया। इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल, इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी डिफ्लेक्शन लेयर बन गई। जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी इधर जाएगा, एन से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये आपकी डिफ्लेक्शन लेयर बन गई। ये डिफ्लेक्शन लेयर बन गई। अब इस डिफ्लेक्शन लेयर के इधर होल और इधर इलेक्ट्रॉन। इस डिफ्लेक्शन लेयर के इधर होल, पी टाइप है तो होल, एन टाइप इधर है तो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो, इसके अंदर तो क्या नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये वाला इधर पॉजिटिव, अपन ने पढ़ लिया। अपोजिट चार्ज कैरियर, इधर क्या है होल, इधर क्या है इलेक्ट्रॉन। एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, पी में होल। तो अपने पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बन गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। अब ये पैरेलल प्लेट हैं, दो समांतरित प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी। अब ये डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई किस पे डिपेंड करती है? या डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई डिपेंड करती है वोल्टेज पर, यानी पोटेंशियल बैरियर है, इसकी चौड़ाई डिपेंड करती है आरोपित वोल्टता पर। आरोपित वोल्टता या बायसिंग पे। आरोपित वोल्टता या बायसिंग पे डिपेंड करती है। कल अपन ने पढ़ा था, यानी फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस होता है तो ये चौड़ाई, डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई कम होती है। रिवर्स बायस होता है तो चौड़ाई ज़्यादा होगी। रिवर्स बायस होता है तो चौड़ाई ज़्यादा होगी। रिवर्स बायस में चौड़ाई ज़्यादा। और जो धारिता होती है, धारिता क्या क्या होती है? एप्सिलॉन ए अपॉन डी। डी फॉरवर्ड बायस में कम है तो धारिता ज़्यादा होगी। तो फॉरवर्ड बायस में डी कम है, डी कम है तो क्या होगी? धारिता ज़्यादा होगी। रिवर्स बायस में डी कम है, सॉरी डी ज़्यादा है। रिवर्स बायस में डी ज़्यादा है तो धारिता कम होगी। बस यही देखेंगे। तो इसमें लिखो धारिता प्रभाव में लिखो हेडिंग है ही ऊपर आपकी। इसमें लिखो जब पी टाइप, जब पी सेमीकंडक्टर व एन सेमीकंडक्टर को परमाणविक रूप से जोड़ा जाता है, को परमाणविक रूप से जोड़ा जाता है, तो डिफ्लेक्शन लेयर का निर्माण होता है। डिफ्लेक्शन लेयर अवक्षय परत का निर्माण होता है।
अवक्षय परत का निर्माण होता है। निर्माण हो गया। अब अवक्षय परत के दोनों तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अवक्षय परत के दोनों तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो लिखो अवक्षय परत या डिफ्लेक्शन लेयर के दोनों तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। जो ये पी टाइप मान लो इधर है, एन टाइप इधर है और ये डिफ्लेक्शन लेयर बन गई। तो इधर क्या होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, पी में होल, इधर इलेक्ट्रॉन। तो यही लिखा है डिफ्लेक्शन लेयर के दोनों तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अब जो डिफ्लेक्शन लेयर बन गई, इस डिफ्लेक्शन लेयर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह माना जा सकता है। अवक्षय परत को नई लाइन से लिखना, डिफ्लेक्शन लेयर को समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतरित प्लेट संधारित्र, समांतरित प्लेट संधारित्र माना जाता है या माना जा सकता है। माना जा सकता है। इसकी धारिता किसकी? डिफ्लेक्शन लेयर की धारिता को जंक्शन कैपेसिटेंस, संधि धारिता कहते हैं। संधि धारिता यानी जो अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया, उसकी धारा को जंक्शन कैपेसिटेंस कहते हैं। और ये जंक्शन कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करेगी? अवक्षय परत की मोटाई पर। जंक्शन कैपेसिटेंस डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई पर निर्भर करती है। डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई पर निर्भर करती है। मोटाई पर निर्भर करती है। जंक्शन कैपेसिटेंस डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई पर निर्भर करती है। और डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई किस पर डिपेंड करती है? आरोपित वोल्टा या बायसिंग पर। तथा डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई आरोपित वोल्टा कौन से क्रम में है? फॉरवर्ड बायसिंग है या रिवर्स बायसिंग, या लिख दो इसको बायसीकरण या बायसिंग। बायसिंग पर निर्भर करती है। अब कल पढ़ा था अपन ने, नोट लिखवाया था। नोट में क्या था? जो आपका फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत की मोटाई कम होती है तो धारिता ज़्यादा होगी। इसमें लिखो फॉरवर्ड बायस, अगर बायस में
डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई कम होती है, डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई कम होती है, अतः धारिता ज्यादा होगी, अतः धारिता ज्यादा होगी, तथा रिवर्स बायस में जो डिफ्लेक्शन लेयर है उस डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई ज़्यादा होगी, अतः धारिता कम होगी। रिवर्स बायस में डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है, अतः धारिता कम होगी, अतः धारिता कम होगी, कम होती है या कम होगी। यही आपका कैपेसिटेंस इफेक्ट है। इसको आगे पढ़ेंगे, आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यही है, देखो नोट कर लो इसको एक बार। देखो, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को परमाणविक रूप से जोड़ते हैं, पी टाइप और एन टाइप दो सेमीकंडक्टर हैं, इनको परमाणविक रूप से जोड़ते हैं तो डिफ्लेक्शन लेयर बनती है, अब डिफ्लेक्शन लेयर के दोनों तरफ मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। डिफ्लेक्शन लेयर के दोनों तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो अपन जो डिफ्लेक्शन लेयर बनती है उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह मान सकते हैं, समांतरित प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह मान सकते हैं। पैरेलल प्लेटों पर अपोजिट चार्ज हो जाएगा, एक पर पॉजिटिव दूसरी पर नेगेटिव। अब पैरेलल प्लेट की जो मोटाई होती है, जो पैरेलल प्लेट के अंदर जो मोटाई होती है उसी पे तो धारिता डिपेंड करती है। अब मोटाई क्या होती है, फॉरवर्ड बायस में होती है कम, फॉरवर्ड बायस में दोनों प्लेटों के बीच की जगह या डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई कम, मोटाई कम तो धारिता ज़्यादा। रिवर्स बायस में डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई ज़्यादा तो धारिता कम। अब लिखो इसमें रैखिक प्रवणता संधि। इसमें दो है, रैखिक प्रवणता संधि और सहसा संधि। इसमें पहले
डायग्राम, ये ग्राफ बना लो। ये है आपकी प्लेटों के बीच की दूरी x। इधर ले लो आप अपद्रव्य घनत्व, अपद्रव्य घनत्व। इधर ले लो विभव, इधर ले लो विभव, और लास्ट ले लो आवेश घनत्व, ये वाला। आवेश घनत्व, यानी ये अपने पास 3 ग्राफ है। डिफ्लेक्शन लेयर बना लेते हैं। ये डिफ्लेक्शन लेयर हो गई। इनको थोड़ा बड़ा और कर लो। डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई है वो आपकी डी है। आवेश घनत्व विभव ये d/2 प्लस ये माइनस d/2। ये पोटेंशियल बैरियर का मान जो है v माइनस वीबी, v माइनस वीबी। NA ND। ये d/2 माइनस ये प्लस d/2। यहाँ पर भी इसको ना लेके ये वाले ले लो, ये प्लस d/2 ये माइनस d/2। डायग्राम बना लो। ये है आपका पी टाइप, इधर
और इधर है एन टाइप। डायग्राम बना लो। अब देखो यहां पर जो आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व का परिवर्तन सरल रेखीय है। आवेश घनत्व में जो परिवर्तन हो रहा है वो सरल रेखीय है। आवेश घनत्व रो परिवर्तन है सरल रेखीय। इसमें लिखो आवेश घनत्व रो का परिवर्तन सरल रेखीय है। मतलब जैसे जैसे अपन x का मान बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे अपन x का मान बढ़ा रहे हैं रो का मान भी बढ़ रहा है। देखो रो का मान पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव है। यहां से देखो जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ा रहे हैं आवेश घनत्व का मान भी लीनियर रेखिक रूप से बढ़ रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले ये था, रेखिक रूप से बढ़ रहा है, तो जो रो है किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x। यहां से आ जाएगा ना, जो आवेश घनत्व है वो इंक्रीज हो रहा है। कब? जब दूरी बढ़ रही है। अतः रो प्रोपोर्शनल x, यहां से आया रो इज इक्वल टू ax, वेयर ए क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका मान है आपका ENA प्लस ND अपॉन डी, ये वाला समीकरण एक होगी ये। अब लिखो डिफ्लेक्शन लेयर के किसी बिंदु पर, डिफ्लेक्शन लेयर के किसी बिंदु पर पॉइजन इक्वेशन या पोआसा इक्वेशन, जो डिफ्लेक्शन लेयर है, ये डिफ्लेक्शन लेयर इसके किसी भी बिंदु पर, इसके किसी भी बिंदु पर पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन क्या होती है? पॉइजन इक्वेशन ये होती है आपकी डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस रो अपॉन एप्साइलॉन नॉट एप्साइलॉन। अब अपन को मान चाहिए v का, तो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक बार करेंगे तो डी वी एक्स अपॉन डी एक्स, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस रो एक्स इधर आ जाएगा माइनस ए एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
रो आएगा ना यहाँ पर, ये आ गया प्लस C1। अब C1 का मान कैसे निकालेंगे? यानी x इज इक्वल टू d/2 पर जो आपका dvx अपॉन dt है, dvx अपॉन dx है वो 0 है होता है। अतः C1 का मान कितना हो जाएगा? मान रखो यहाँ पर एक काम करो ना, यहाँ इक्वेशन 1 पुट कर लो। इक्वेशन 1 से मान पुट करने पर इक्वेशन 1 से रो का मान रखने पर इक्वेशन 1 से रो का मान रखा तो ये आ जाएगा d²vx अपॉन dx², ये हो जाएगा माइनस ax अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कर दो समाकलन। समाकलन करने पर समाकलन किया तो ये हो जाएगा आपका dvx अपॉन dx, इसका मान हो जाएगा माइनस ax² अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस C1। अब x इज इक्वल टू d/2 पर dvx अपॉन dt 0, dvx अपॉन dx 0। यहां कर देता हूं आगे मैं। अतः C1 का मान क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। मान पुट करो तो ये हो जाएगा तो आएगा AD² 8 एप्सिलॉन, तो अपना आ गया dvx अपॉन dx का मान आ गया ax² माइनस का माइनस ax² 2 एप्सिलॉन प्लस C1 का मान AD² 8 एप्सिलॉन। पुनः समाकलन करने पर, दोबारा समाकलन करो, पुनः समाकलन करने पर दोबारा समाकलन करो इस वाले का, तो ये आ जाएगा आपका Vx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ax³ 6 एप्सिलॉन 3 आ जाएगा ना नीचे, प्लस AD² 8 एप्सिलॉन नॉट x प्लस C2, ये आ गया। यहाँ तक नोट करो, Vx का मान आ गया
यहाँ पर है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप, ये बीच में जो डिफ्लेक्शन लेयर बन रही है इसकी चौड़ाई है डी, इसकी चौड़ाई है डी। अब जो डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई है या जो पी और एन के बीच की दूरी है, पी और एन के बीच की दूरी x है, तो जो चौड़ाई है इसमें अपन ग्राफ बनाए तो अपद्रव्य घनत्व का तो ये होता है, देखो अपद्रव्य घनत्व P में n का मान ज़्यादा है, n का मान ज़्यादा है, n का मान ज़्यादा है और ND का मान 0 है। एक्सेप्टर एटम की संख्या P में ज़्यादा है और डोनर एटम की संख्या ज़्यादा है। यहाँ धीरे धीरे एक्सेप्टर एटम की संख्या कम हो रही है, एक्सेप्टर एटम की संख्या कम हो रही है और यहाँ डोनर एटम की संख्या ज़्यादा है, एक्सेप्टर की कम है। दूसरा है विभव। विभव का मान जैसे जैसे दूरी बढ़ाते हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते हैं कांस्टेंट रहता है और डिफ्लेक्शन लेयर में दूरी बढ़ाने पर विभव का मान बढ़ता है। डिफ्लेक्शन लेयर में डी का मान बढ़ाने पर विभव का मान बढ़ता है। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व में जो परिवर्तन है वो रैखिक होता है। देखो जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है आपका आवेश घनत्व रैखिक रूप से बढ़ रहा है। इसको हटा देता हूं मैं। संधि पर कुल विभवांतर, संधि पर कुल विभवांतर V माइनस वीबी है, V माइनस वीबी है, जहां वीबी तो है आपका पोटेंशियल बैरियर और V है आरोपित वोल्टता। जहां V आरोपित वोल्टता है, आरोपित वोल्टता है, V आरोपित वोल्टता है तो V तो ये हो जाएगा आपका V माइनस वी बी, V माइनस वी बी हो जाएगा आपका V माइनस डी बाई टू, यानी ये तो माइनस डी बाई टू पी टाइप में और माइनस V प्लस डी बाई टू, ये डी बाई टू एन टाइप में, ये डी बाई टू एन टाइप में। अब यहाँ जो x है इसकी जगह डी बाई टू मान रखो, x की जगह डी बाई टू मान रखेंगे और निकालेंगे तो ये हो गया आपका, रखो a, x की जगह डी बाई टू क्यूब माइनस का अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट प्लस वहाँ हो गया आपका a डी बाई टू माइनस का स्क्वायर ए डी और x का स्क्वायर, x की जगह रख दिया माइनस डी बाई टू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट प्लस आपका C2। एक तो ये मान आ गया, यहाँ x की जगह अपन ने क्या रखा माइनस डी बाई टू, दूसरे में रखो ये माइनस का सिंबल प्लस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा a प्लस डी बाई टू क्यूब 6 एप्सिलॉन प्लस ए डी प्लस डी बाई टू, ए डी स्क्वायर है यहाँ पर अपॉन 8 एप्सिलॉन प्लस C2। सोल्व करो इसको सोल्व किया तो ये आएगा V माइनस वी बी। सोल्व करो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ऊपर तो आ जाएगा 8d क्यूब, ये 8 हो जाएगा, 8 और 6 48 एप्सिलॉन
सही, माइनस का प्लस ये हो जाएगा डी स्क्वायर था 8d क्यूब, ये भी माइनस का आ जाएगा 8d क्यूब 16 एप्सिलॉन। दूसरा माइनस ये वाला, ये वही आपका 48 8d क्यूब 48 एप्सिलॉन, ये हो जाएगा आपका माइनस a d क्यूब 16 एप्सिलॉन। और C2 से C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, C2 से C2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस आएगा ना, ये वाला ये माइनस आएगा, तो यहाँ ये वैल्यू माइनस और ये वैल्यू माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये तो नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नोट करो यहाँ तक। इसको सोल्व करेंगे तो v माइनस वी बी का मान आ जाएगा आपका 8d क्यूब 12 एप्सिलॉन नॉट। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेके करेंगे। समीकरण कहाँ तक हो गई थी? 1 2। समीकरण 3 का मान रख लो, ये समीकरण 3 आगे काम आएगा। और यहाँ से d का मान निकाल लो। d का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 एप्सिलॉन v माइनस वी बी अपॉन a इसकी पावर 1/3। ये समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 आ गई। यहाँ पर यानी प्लस d/2 में से माइनस d/2 घटाना है। नोट करो, d का मान ये आ गया अपना। जब इसको एक मिनट दोबारा से देख लो, ये हो गया आपका v माइनस वी बी इज इक्वल टू v प्लस d/2। इसमें से घटाना है v माइनस d/2। तो इस वाले इक्वेशन में x की जगह प्लस d/2 करो, x की जगह प्लस d/2 करो, x की जगह प्लस d/2 और फिर माइनस इस वाले में माइनस d/2 कर दो, माइनस d/2 माइनस d/2। इसको सोल्व किया
तो ये आ गया माइनस ए डी क्यूब, ये प्लस डी क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस की पावर 3 है तो ये माइनस, ये आ गया प्लस आपका। ये माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। डी का मान ये आ गया। नेक्स्ट लिखो इसमें, डी का मान तो आ गया, इसको हटा देता हूं मैं। धारिता क्या होती है? धारिता Q अपॉन B, Q इज इक्वल टू सी वी। तो C होती है Q अपॉन V। Q का मान निकालेंगे अब। तो लिखो इसमें, संधि के एक और x का मान कितना है? 1 और d/2 अधिकतम आवेश घनत्व, अधिकतम आवेश घनत्व। रो का मान क्या है? रो का मान है ax मैक्सिमम, या a की जगह x की जगह मान पुट कर दो d/2 तो ad/2, ये आवेश घनत्व हो गया। जिससे इस ओर कुल आवेश का मान रो m ऊंचाई तथा x आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। देखो ये अपनी डिफ्लेक्शन लेयर थी, डी मोटाई की डिफ्लेक्शन लेयर थी। यहाँ पर x का मान बढ़ा रहे थे, तो आवेश घनत्व का मान बढ़ रहा था। ये मान लो आवेश घनत्व का मान ये बढ़ रहा है। ये दूरी थी आपकी, ये दूरी थी d/2 नेगेटिव, ये थी d/2 पॉजिटिव। ये दूरी जहाँ d का मान 0 है या x का मान 0 है। अब आवेश घनत्व कितना है यहाँ पर तो है आपका रो मिनिमम और यहाँ पर रो मैक्सिमम x का मान कितना है d/2। तो आवेश का मान क्या होगा? ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आवेश का मान इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब ये आपका d/2 है, इसका आधार ये दूरी, ये जो लंब है या ये ऊंचाई है, वो ऊंचाई क्या है? रो m। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो Q का मान कितना आ जाएगा?
इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो लिखो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसमें नेक्स्ट लिखो एक बटा दो d/2 d/2 और ये हो जाएगा AD/2। यहाँ से ये मान आ जाएगा आपका Q = AD²/8। Q का मान आ गया यानी Q आ गया आपका AD²/8। यहाँ से D का मान पुट कर दो। D का मान रखने पर इक्वेशन 4 से D का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? Q हो जाएगा आपका A, D का मान है 12 एप्सिलॉन V - VB अपॉन A, और यहाँ पर पावर 2 पहले था और 3 A/8। ये आ गया Q का मान। Q का मान आ गया। अब धारिता निकालेंगे। धारिता क्या होगी? Q का मान चेंज हो रहा है तो Q का मान चेंज हो रहा है और जो पोटेंशियल है V - VB वो भी चेंज हो रहा है। तो धारिता हो जाएगी आपकी C del Q अपॉन del V - VB। इस वाले इक्वेशन का अवकलन करो। यहाँ पर कॉमन है उनको तो बाहर ले लो। कॉमन है आपका A/8, एक तो ये कॉमन है। एक है आपका 12 एप्सिलॉन अपॉन A, इसकी पावर 2/3 डेल अपॉन डेल V - VB। ये है आपका V - VB 2/3। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा A/8 12 एप्सिलॉन A 2/3, ये हो जाएगा 2/3 और V - VB 2/3 -1 किया तो ये तो आ गई पावर -1। इसका मतलब ये नीचे चले जाएगा तो ये हो जाएगा आपका A/8 12 एप्सिलॉन A 2/3 1 अपॉन V - VB। यहाँ तक करो। यहाँ पर इसका मान रख दो। इसका मान ये रहा। समीकरण 3 से मान रखने पर मान रखा तो ये आ गया आपका C = A/8 12 एप्सिलॉन A 2/3 ये मान रखा तो ये आ जाएगा आपका 12 एप्सिलॉन
ये मान आ जाएगा आपका 12 एप्सिलॉन AD क्यूब। और पावर इसकी -1/3 आएगा ना, तो ये +1/3 हो जाएगा और यहाँ पर इसकी 1/3 मान रख दिया। यहाँ देखो ये D को बाहर ले लो, D को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा D क्यूब है तो D बाहर आ गया। अब अपने पास आ गया ये और ये बराबर हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, तो घातें जुड़ जाएंगी तो ये आ जाएगा A/8 2/3 1/D। इसकी घातें जुड़ेंगी तो घातें 1 हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा 12 एप्सिलॉन अपॉन A, 12 एप्सिलॉन अपॉन A। यहाँ देखो A से A कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 24 और 8 से 24 कैंसिल आउट, तो C का मान आ गया अपने पास एप्सिलॉन अपॉन D, एप्सिलॉन अपॉन D। अब यदि जो प्लेटें हैं उन प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल A है, तो वो मल्टीप्लाई और हो जाएगा। यहाँ लिख लो संपर्क क्षेत्रफल A हो तो संपर्क क्षेत्रफल A हो तो धारिता हो जाएगी आपकी A एप्सिलॉन अपॉन D। सही, यहाँ से C प्रोपोर्शनल 1/D, C प्रोपोर्शनल 1/D। फॉरवर्ड वाइज में क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज में होता है D का मान कम, अतः धारिता ज़्यादा होगी, और रिवर्स वाइज में D का मान होता है ज़्यादा, अतः धारिता कम होगी, धारिता कम होगी। ये वाला आ गया रिलेशन जो अपन ने शुरू में पढ़ा था, वही आ गया। नेक्स्ट है आपका सहसा परिवर्तन संधि, जो लास्ट टॉपिक है इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक, सहसा परिवर्तन संधि। यह था आपका रेखिक परवर्तित संधि। नेक्स्ट कल देखेंगे।